Hello, hi, salam, namaste, a very warm welcome of each and every one of you on CA Point YouTube channel. This is your mentor Rahul Parmar in front of all of you for the subject statistics and आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने इस CA लाइव फाउंडेशन बैच के लेक्चर नंबर 6 की। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 लेके आए हैं आप सब लोगों के लिए एंड इन दिस लेक्चर नंबर 6 मैं डिस्कशन कर रहा हूँ आप लोगों से चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। और उसी स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में काफी सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं पिछले 5 लेक्चर में। आज कुछ और नई बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो फटाफट से जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे दोस्तों जुड़ जाइए एंड जो लोग बाद में वीडियो देखते हैं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी क्लास इस चैनल के ऊपर लाइव होती है उस क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा और आपके जो भी सजेशंस हैं वो भी इस वीडियो के चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा सो दैट इट विल गिव अस मोटिवेशन एंड कहीं ना कहीं हम लोगों को एक और रास्ता मिलेगा कि हम लोग और किस तरह से आपके लिए बेहतर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, बिना किसी इंतजार के क्लास को करते हैं शुरू। चैप्टर चल रहा है अपना चैप्टर नंबर 13 है ना, चैप्टर चल रहा है सर अपना 13 स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और पार्ट चल रहा है दोस्तों आज इसका 6th। ओके, सो आई होप कि आपको अब तक के सारे लेक्चर्स बहुत बढ़िया लगे होंगे, बहुत शानदार लगे होंगे। हमने स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में काफी सारी चीजें पढ़ी। प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, डेटा कौन सा डेटा अपना या कौन सी इंफॉर्मेशन अपना स्टैटिस्टिकल डेटा कहलाएगी, इन सारी चीजों के ऊपर हम लोगों ने बहुत तरीके से हम लोगों ने क्या करी, बात करी। अब हम बात करने वाले थोड़ी सी चीजों को आगे लेके चलते हैं। ओके, और ये जो नोट्स आप लोगों को दिख रहे हैं ये ऑलमोस्ट सारे के सारे जैसा आईसीए का मॉड्यूल है उसी के हिसाब से उसी के पैटर्न पे बने हुए हैं। जहां जहां मुझे एग्जांपल देने की जरूरत दिखेगी मैं आपको वहां पे एग्जांपल देता रहूंगा। ठीक है, चलिए तो बिना किसी वेस्ट के बिना किसी टाइम पास के हम लोग क्लास को करते हैं शुरू। ओके, सीए फाउंडेशन सितंबर 2024 के लिए हम लोग टारगेट कर रहे हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए क्लास रामबाण साबित होने वाली है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा ना। देखिए, सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा हमने डिस्कस कर लिया कि डेटा जो है वो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? डेटा 2 टाइप का होता है, ठीक है ना। एक डेटा होता है प्राइमरी डेटा और एक डेटा होता है दोस्तों सेकेंडरी डेटा, ठीक है ना। प्राइमरी डेटा कौन कौन सा होगा? बेसिकली आपके पास में इंटरव्यू मेथड से जो डेटा कलेक्ट होगा है ना, देन आफ्टर आपके क्वेश्चनियर मेथड से डेटा कलेक्ट होगा, एन्यूमरेटर मेथड से डेटा कलेक्ट होगा। तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के ये सोर्स हो गए। इस तरह से आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हो। तो प्राइमरी डेटा के ऊपर हम लोगों ने पूरी लास्ट क्लास डिस्कस करी थी। लास्ट क्लास में प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, क्या होता है, इन सब के ऊपर बात करी थी। आज हम बात करने वाले सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा एंड उसके बाद में हम लोग सीधा अपने प्रेजेंटेशन पे और क्लासिफिकेशन के ऊपर आ जाएंगे। सो दोस्तों देखिए, जब सेकेंडरी डेटा की बात करते हैं, सेकेंडरी डेटा वो डेटा है जो किसी और पर्सन ने ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ है और हम उसको अपने यूज के लिए क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। ये डेटा पब्लिश्ड भी हो सकता है और अनपब्लिश्ड भी हो सकता है। सो प्राइमरी डेटा तो आपको मिलता है इंटरव्यू मेथड से, है ना, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड से, या फिर आपके क्वेश्चनियर जब मेल के थ्रू सेंड करोगे या फिर एन्यूमरेटर के थ्रू सेंड करोगे, इन मेथड से। जब आपको सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करना है तो किसी ऐसे पर्सन से, किसी ऐसे एजेंसी से कांटेक्ट करना पड़ेगा जिसके पास ऑलरेडी वो डेटा अवेलेबल है जो कि आपको चाहिए। आप सिंपली उस डेटा को यूज करोगे, उसमें थोड़े बहुत टिप्स एंड बिट्स एडजस्टमेंट करोगे एंड यू विल यूज दैट डेटा फॉर योर ओन। ऑलराइट, तो ये जो सेकेंडरी डेटा होता है ये या तो पब्लिश्ड हो सकता है या फिर अनपब्लिश्ड हो सकता है। मींस एवरीवन इज नोइंग दैट पर्टिकुलर डेटा मार्केट में अवेलेबल है, न्यूज़पेपर्स के अंदर पब्लिश हो गया, जर्नल्स में पब्लिश हो गया, मैगजीन्स के अंदर पब्लिश हो गया, या फिर किसी रिसर्च स्कॉलर ने उस डेटा को एनालाइज किया या फिर उस डेटा को कलेक्ट किया और अपने पास रख लिया, ठीक है ना। तो ये अनपब्लिश्ड फॉर्म के अंदर डेटा मिलेगा आप लोगों को। तो 2 तरीके से डेटा मिलेगा, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड फॉर्म में, है ना। अब पब्लिश्ड फॉर्म में जो डेटा मिलेगा वो कौन कौन सा हो सकता है वो देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। सबसे पहले कुछ इंटरनेशनल सोर्सेज है जैसे कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट, या फिर वर्ल्ड बैंक जिसको हम लोग इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं, उसकी रिपोर्ट। इन सबकी रिपोर्ट्स पब्लिश्ड फॉर्मेट के अंदर आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये जो डेटा है इंटरनेशनल सोर्सेज का ये आपको पब्लिश्ड फॉर्मेट में मिल सकता है। सो इन्हें हम लोग बोलते हैं बेसिकली सोर्सेज ऑफ या प्राइम पब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट कुछ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, इंडियन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है जो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कंडक्ट करते हैं, स्टैटिस्टिक्स कंडक्ट करते हैं और उस डेटा को पब्लिश भी करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट बाय CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स,
बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। तो ऐसे बहुत सारे बेसिकली इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स कंडक्ट करती है एंड उस डेटा को पब्लिश करती रहती है। उस डेटा को जब आप लोग अपने लिए यूज करते हो तो ये डेटा बेसिकली क्या बन गया, सेकेंडरी डेटा बन जाएगा आप लोगों के लिए। थर्ड हो गया प्राइवेट एंड क्वासी गवर्नमेंट सोर्सेज, जैसे कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है ना, या स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, आईसीएआर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, आईसीएमआर इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च है ना। आईसीएमआर कई बार बता रही थी कि भैया लोग इंडिया के अंदर ये इतना % दवाइयां यूज हो रही है या फिर इतने लोगों की डेथ हुई है ना कोविड की वजह से। तो ऐसा डिफरेंट डिफरेंट काउंसिल्स क्या कर सकती है, बता सकती है। एनसीईआरटी बता सकती है कि हाल फिलहाल इंडिया के अंदर इतने बच्चे क्लास 12 के अंदर एनरोल्ड हैं, ठीक है, या क्लास 10th के अंदर इतने बच्चे एनरोल्ड है, इतने बच्चों ने बोर्ड का एग्जाम दिया। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है एनसीईआरटी आप लोगों को बता सकता है, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन होंगे जैसे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ठीक है ना, वो बता सकता है कि हाल फिलहाल इंडिया में रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज कितनी है, पब्लिश कर सकता है, राजस्थान में कितनी, पंजाब में कितनी, हरियाणा में कितनी, महाराष्ट्र में कितनी, इस तरीके से वो डेटा प्रेजेंट कर सकता है। तो ये पब्लिश फॉर्मेट में डेटा मिलेगा। और कुछ अनपब्लिश्ड सोर्सेज होते हैं ना, कुछ अनपब्लिश्ड सोर्सेज होते हैं। एक्सक्लूसिवली अनपब्लिश्ड सोर्सेज क्या हो गए, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गए या इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स हो गए, इनके जो सोर्सेज, इनके जो डेटा है ये अनपब्लिश्ड फॉर्मेट के अंदर आ सकते हैं, मतलब पब्लिश्ड नहीं हुए, ठीक है। तो समथिंग विच इज नॉट पब्लिश्ड वो अनपब्लिश्ड डेटा है। बाकी पब्लिश सोर्सेज के अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, इंडिया की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, प्राइवेट या फिर क्वासी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के भी प्रेजेंट जो डेटा हैं वो अवेलेबल होंगे। तो बहुत सिंपल सी चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि इन सोर्सेज की जो डेटा है या फिर इन एजेंसीज के डेटा है ये अनपब्लिश्ड या पब्लिश फॉर्म में हो सकते हैं, और इन डेटा को जब हम लोग कलेक्ट करते हैं तो ये होता है आपके लिए सेकेंडरी डेटा। ऑलराइट, होपफुली दिस मस्ट बी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सब लोगों को बहुत मस्त तरीके से ये चीज क्लियर होगी। ऑलराइट, चलिए अब बात हम लोग करते हैं। देखिए हमने कहा था कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो 5 स्टेप प्रोसेस है। मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो 5 स्टेप प्रोसेस है ना। स्टैटिस्टिक्स जो है इज अ 5 स्टेप प्रोसेस है ना। और इस 5 स्टेप प्रोसेस को हम लोगों ने क्या बोला था, COPA और I है ना, जहां C का मतलब क्या था, कलेक्शन, O का मतलब था ऑर्गेनाइजेशन, P का मतलब था प्रेजेंटेशन है ना, A का मतलब था एनालिसिस और I का मतलब था इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना। अब देखो हम लोगों ने क्या किया, कलेक्शन ऑफ डेटा कर दिया, ठीक है। कलेक्शन के बाद में जो सेकंड पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं, जिसको क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। हम लोग डेटा को क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। क्या करेंगे, डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। जस्ट सपोज आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हो और वहां से वो कोचिंग इंस्टीट्यूट कहता है आपको कि आप एक फॉर्म भर दीजिए, है ना, जिसमें आपका नाम लिखा होगा, आपके फादर का नाम लिखा होगा, आपके मदर का नाम लिखा होगा, आपके 12th में क्या परसेंटेज थे ये लिखा होगा, आप कौन सी स्कूल से पास आउट है ये लिखा होगा, डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है, कौन से एरिया से आते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी होगी, एक फॉर्म भरवाया जाता है। अब उस फॉर्म को वहां की जो बेसिकली PRO है या फिर जो रिसेप्शनिस्ट है या फिर कोई ऑफिस बॉय है, वो बेसिकली क्या करेगा, वहां पे उस डेटा को एक तरीके से अरेंज करेगा। एक्सेल शीट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टैब्स बना रखे हैं, ऐसे कॉलम्स बना रखे हैं ना, ऐसे कॉलम्स बना रखे हैं एक्सेल शीट के अंदर, ऐसे कॉलम्स बने हुए होंगे, ठीक है। जहां पे नेम होगा उस नेम के नीचे नेम आ जाएगा, फिर जहां पे फादर का नेम होगा फादर के नीचे, फादर के नेम के नीचे फादर का नेम आ जाएगा, मदर के नेम के नीचे मदर का नेम आ जाएगा, है ना। फिर अपने पास परसेंटेज के नीचे परसेंटेज आएगा, स्कूल के नीचे स्कूल आएगा, डेट ऑफ बर्थ के नीचे डेट ऑफ बर्थ आएगा। ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबका नाम 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो जो इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास में, उस इन्फॉर्मेशन में नेम के नीचे नेम, फादर नेम के नीचे फादर नेम, मदर नेम के नीचे मदर नेम, परसेंटेज के नीचे परसेंटेज, स्कूल के नेम के नीचे स्कूल का नाम। इस तरीके से जब आप लोग डेटा को अलग अलग क्लासेस में उनकी सिमिलैरिटीज या डिसिमिलैरिटीज के हिसाब से अरेंज कर देते हो, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो कलेक्शन के बाद में जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन सर हमें तो यहाँ पे सीधा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा दे दिया है ना, सीधा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा दे दिया कि आपने डेटा कलेक्ट किया उसको प्रेजेंट कर दो। हमेशा ध्यान रखना, डेटा कलेक्शन के बाद जो सेकंड स्टेप होगा वो ऑर्गेनाइजेशन ही होगा, जिसको क्लासिफिकेशन भी हम लोग कहते हैं, वर्गीकरण भी कहते हैं, ठीक है ना। डेटा को अरेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज बिना अरेंजमेंट के ना एनालिसिस होगा ना प्रेजेंटेशन होगा। तो देखो सबसे फर्स्ट स्टेप है कलेक्शन, सेकंड स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन या क्लासिफिकेशन, और थर्ड स्टेप है बेटा अपना प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन के बाद की चीज है और ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेशन के पहले की चीज है, यानी ऑर्गेनाइजेशन प्रीसीड्स द प्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन सक्सीड्स या फॉलोज द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है।
कि कोई भी स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइज डिपार्टमेंट या मान लीजिए एनालिसिस होगा, ठीक है ना, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा शुरू कर रहे हैं, कि किसी भी तरह का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगा वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, ऑन अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, है ना। कोई भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो आपको डेटा को प्रेजेंट करना पड़ेगा, है ना। अब ये जो प्रेजेंटेशन है दोस्तों, ये क्या करने वाला है, ये सक्सीड करेगा ऑर्गेनाइजेशन को, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करेगा, प्रीसीड करेगा प्रेजेंटेशन को। यानी सबसे पहला स्टेप जो है ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद का स्टेप प्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो कलेक्शन होगा, कलेक्शन के बाद क्या आएगा, organization. Once the data is organized, it will be presented. तो इधर आएगा बेटा प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले कलेक्शन, कलेक्शन के बाद ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन के बाद प्रेजेंटेशन। यानी 1 नंबर ये, 2 नंबर ये और 3 नंबर ये। तो ऑर्गेनाइजेशन पहले आता है, प्रेजेंटेशन बाद में आता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है ना, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई, बराबर। चलिए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। अब प्रेजेंटेशन शुरू तो किया, लेकिन प्रेजेंटेशन से पहले हमको जो जरूरत पड़ेगी वो किसकी पड़ेगी, क्लासिफिकेशन की, या फिर जिसको आप बोल दो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, डेटा को उसके नेचर के हिसाब से, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, उसकी सिमिलरिटीज के हिसाब से बेसिकली अरेंज कर देना या फिर वर्गीकृत कर देना, यानी क्लासेस में डिवाइड कर देना, ठीक है। तो ये बेसिकली है क्या सर, इट इज द process of arranging the data on the basis of characteristics under consideration। जो भी characteristics हम लोग consideration के अंदर लेके आ रहे हैं, जिस भी characteristics के basis के ऊपर further analysis करना चाहते हैं, जैसे कि मान लो height के basis पे हम लोग analysis करना चाहते हैं, हम चाहते हैं average height निकले, ठीक है, तो हम नाम लिखेंगे, बच्चों की height लिखेंगे। ये basically क्या हो गया, presentation का एक तरीका हो गया। into a number of groups or classes according to the similarities of the observation, ठीक है। तो जो भी characteristics under consideration है उसकी similarities के हिसाब से जब हम लोग डेटा को बेसिकली अरेंज कर देते हैं, है ना, क्लासेस के अंदर अरेंज कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज थी, आई हैव ऑलरेडी मेक यू अंडरस्टैंड, ओके, कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड मल्टीपल इंफॉर्मेशन है, उस एक जैसी इंफॉर्मेशन को, एक पर्सन की एक इंफॉर्मेशन, दूसरे पर्सन की भी वही इंफॉर्मेशन, तीसरे पर्सन को भी वही इंफॉर्मेशन, एक ऐसे प्रॉपर तरीके से ऑर्डर के अंदर रखना जिससे कि वो कंपैरेबल हो सके, इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन, ऑलराइट, या ऑर्गेनाइजेशन। एक बार आपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर लिया, अब आपके पास जो नेक्स्ट टास्क आएगा वो आएगा कि डेटा को आप प्रेजेंट कर दीजिए। जब डेटा की प्रेजेंटेशन की बारी आती है तो डेटा 3 तरह से प्रेजेंट हो सकता है। सबसे पहला होता है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, दूसरा होता है टेबुलर प्रेजेंटेशन, और तीसरा होता है दोस्तों डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ऑलराइट। ये 3 तरह के प्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब यहां आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ठीक है सर, प्रेजेंटेशन तो कर लेते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन कलेक्शन हो गया, कलेक्शन के बाद क्लासिफिकेशन कर लो, ऑर्गेनाइजेशन कर लो, इसके बाद सीधा काम प्रेजेंटेशन का। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि इस क्लासिफिकेशन से होगा क्या, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, या व्हाई वी से दैट क्लासिफिकेशन इज द नेसेसरी थिंग। तो जब आपने एक स्टूडेंट से रिलेटेड उसके मम्मी का नाम, पापा का नाम, एड्रेस और परसेंटेज लिखा, फिर दूसरे स्टूडेंट का भी लिखा, तो इन दोनों के परसेंटेज को आप क्या कर पाओगे, कंपेयर कर पाओगे, ठीक है ना। या एक पर्सन की हाइट लिखी, दूसरे पर्सन की भी हाइट लिखी, सो इट मेक्स द डेटा कंपैरेबल, है ना, ये डेटा को कंपैरेबल बनाता है, समझ गए। तो दूसरी बात, ये जितनी भी फालतू की इंफॉर्मेशन है उसको हटा के जो मेन इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को रख लेगा। तो इट पुट्स द डेटा इनटू नीट, प्रिसाइज एंड कंडेंस फॉर्म, यानी डेटा को छोटा कर देता है। कैसा कर देता है, डेटा को छोटा कर देता है, ठीक है ना, कंडेंस फॉर्म में डेटा लेके आता है, सो दैट इट इज इजीली अंडरस्टूड एंड इंटरप्रेटेड, जिससे कि ये समझने में आसान हो जाए और इंटरप्रिटेशन करने में भी आसान हो। दूसरा जो सबसे बड़ा मेन जो पॉइंट है, दैट इज कंपैरिजन पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही आप डेटा को या रॉ डेटा को क्लासेस के अंदर ऑर्गेनाइज करते हो, उससे कंपैरिजन इजी हो गया। जैसे कि मान लीजिए ये मैंने लिख दिया राकेश, है ना, ये मैंने लिख दिया महेश, ठीक है ना। अब मैंने कहा राकेश जो है उसकी एज है मान लो 17 साल, ठीक है, महेश जो है उसकी एज है आज की डेट में 17.5 साल। तो कंपेयर कर सकते हो कि राकेश बड़ा या महेश बड़ा, ठीक है ना। ये मैंने लिख दी एज। फिर मैंने कहा 12th में परसेंटेज कितने थे, तो मान लीजिए राकेश के थे सर 85% और महेश के थे 70%। कि भैया भले महेश एज में बड़ा है लेकिन इसके परसेंटेज क्या है, कम है। अब मान लीजिए इसकी तुम हाइट लिख देते हो, है ना, तो हाइट के नीचे हाइट लिखेंगे कि राकेश की हाइट 5 फुट 7 इंच है, ठीक है ना, और महेश की जो हाइट है बेटा वो है मान लीजिए 6 फीट, ओके। तो महेश की हाइट जो है वो 6 फीट है। तो इस तरीके से आप डेटा को क्या कर सकते हो बेटा,
क्लासीफाई कर सकते हो। तो जैसे ही क्लासीफाई किया तो कंपैरिजन इजी हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप इन दोनों के अंदर कंपैरिजन कर पाओगे, इन दोनों के अंदर क्या कर पाओगे, कंपैरिजन कर पाओगे। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेक्स्ट ये ऑब्जेक्टिव क्या है किसका, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का। इट प्रिपेयर्स डेटा फॉर फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, है ना। अब मान लीजिए जैसे ही आपने इन दोनों के एज लिख दी या फिर परसेंटेज मार्क्स लिख दिए, तो अब तुम्हारे लिए इन दोनों के मार्क्स का एवरेज निकालना क्या हो गया, इजी हो गया, या इस डेटा को प्रेजेंट करना क्या हो गया, इजी हो गया डायग्राम के अंदर या किसी भी और चीज के अंदर। अब रॉ डेटा है, जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं क्लास में 500 बच्चे हैं या एक क्लास में 100 बच्चे हैं, उसमें से 60 बॉयज हैं 40 गर्ल्स हैं, 60 बॉयज के अंदर से मान लो या 60 गर्ल्स है, उसके अंदर से मान लो 40 गर्ल्स रूरल एरिया से बिलोंग करती है, 20 गर्ल्स अर्बन एरिया से बिलोंग करती है। जो 40 बॉयज है उसमें से 30 बॉयज रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, 10 बॉयज अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं। तो इसमें बहुत सारा वर्ड भी है, टेक्स्ट भी है और साथ ही साथ में नंबर्स भी है। हमारे काम के सिर्फ और सिर्फ क्या है, नंबर्स। तो जैसे ही हम इस डेटा को प्रेजेंट करेंगे या बेसिकली ऑर्गेनाइज करेंगे, तो ये डेटा को फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए या फिर प्रेजेंटेशन के लिए रेडी कर देगा, ठीक है, क्योंकि फालतू की बातें हम उसमें से हटा देंगे। एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए भी क्या करता है, रेडी कर देता है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये बेसिकली क्या करेगा, फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए रेडी कर देगा। और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पॉसिबल है ओनली फॉर द क्लासिफाइड डेटा। अगर डेटा क्लासिफाइड नहीं है, डेटा ऑर्गेनाइज नहीं है, तो उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं कर सकते। जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, है ना, जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए जो डेटा मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जैसे कि देखो ये एग्जांपल देते हैं ना, ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम लोगों को, ओके। आई होप दैट यू विल बी एबल टू सी दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। क्या लिखा है, 2009 की बात है, ठीक है ना। आउट ऑफ टोटल ऑफ 5000 वर्कर्स, 5000 लोग थे रॉय इनेमल फैक्ट्री के अंदर, है ना। 4200, 4200, है ना। तो देखो क्या बोल रहा है, 5000 लोग थे, ठीक है ना। 5000 लोगों में से 4200, ठीक है ना, वर मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन। तो ये क्या थे दोस्तों, ट्रेड यूनियन के मेंबर थे, ठीक है ना, वर मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन। तो जो बाकी बचे वो क्या होंगे, जो 800 बचे वो ट्रेड यूनियन के मेंबर नहीं होंगे, है ना, क्लियर। तो नॉन ट्रेड यूनियन वाले मेंबर होंगे, एनटीयू होंगे, बराबर है। तो काम की चीज जो अपने पास दिख रही है वो देखना, ठीक है। द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर, है ना। अब इसमें से फीमेल वर्कर कितनी है, 20% थी टोटल वर्कर्स, ठीक है। तो अब इसमें से ट्रेड यूनियन और नॉन ट्रेड यूनियन के अंदर से भी अब और काम की चीज निकल रही है। क्या निकल रही है दोस्तों, एक निकल रहा है फीमेल और एक निकल रहा है मेल, है ना। फिर वापस से निकला फीमेल और फिर वापस से निकला दोस्तों मेल। समझ गए मेरी बात को, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, होपफुली आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है नंबर ऑफ फीमेल वर्कर वाज 20% ऑफ टोटल वर्कर, ठीक है। कौन से हैं, द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर वाज 20% ऑफ द टोटल वर्कर, आउट ऑफ विच 30% वर मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन। तो जो टोटल फीमेल्स है ना, जो टोटल फीमेल्स है ना, देखो जो टोटल फीमेल्स है ना, ये फीमेल्स कितनी है बेटा, 30% है, ठीक है ना। तो 30% फीमेल्स हैं, यानी जो पीछे बचे वो कितने हैं, 70% जो है बेटा, ये कौन हो जाएंगे, मेल्स हो जाएंगे। तो 5000 का 30% कितना होता है, 1500, ठीक है। और 5000 का 7 यानी कितना हो गया, 3500। बात बराबर समझ में आ गई, उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। अब आगे अगर हम लोग बढ़े, ठीक है, तो आगे क्या लिख रहा है, आउट ऑफ इस 30% वर मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन। तो जो फीमेल्स थी ना, है ना, जो फीमेल्स थी ना, क्लियर, द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर वाज 20% ऑफ टोटल वर्कर। टोटल वर्कर का 20% थी, ओके। नंबर ऑफ फीमेल वाज, अच्छा सॉरी, देखो थोड़ी सी गड़बड़ कर दी अपन ने यहाँ पे, कि जो नंबर ऑफ फीमेल थी वो कितनी थी, 20% ऑफ टोटल वर्कर। तो 20% ऑफ टोटल वर्कर थी, तो जो मेल्स हो गए वो कितने हो गए, 80%, यानी 1000 फीमेल थी और 4000 मेल थे, ठीक है ना। आउट ऑफ विच, इस 1000 में से जो 30% है वो क्या थी, ट्रेड यूनियन की मेंबर थी। तो इस 1000 का 30% यानी सर 300 इस ट्रेड यूनियन की मेंबर थी। तो जो बाकी की बची 700 वो ट्रेड यूनियन की मेंबर नहीं थी। अब ये 300 आ गया, ये 700 आ गया, तो बेटा 800 के अंदर से अगर मान लो 700 गया तो 100 मेल जो है वो नॉन ट्रेड यूनियन के मेंबर हैं, ठीक है ना। 100 मेल्स जो है वो नॉन ट्रेड यूनियन के मेंबर हैं। बाकी इस 4200 में से 300 जाएगा तो 3900 जो मेल्स हैं वो क्या आ जाएंगे, ट्रेड यूनियन के मेंबर आ जाएंगे। अब ये अभी तो एक रॉ फॉर्मेट के अंदर मैंने तुमको डेटा बताया, ठीक है ना। अब अगर इस डेटा को तुम प्रेजेंट कर दो कि जैसे कि भैया ट्रेड यूनियन के मेंबर, नॉन ट्रेड यूनियन के मेंबर, अब कंपेयर कर सकते हो ना तुम इसको, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, इधर 4200 इधर 800 है।
फिर ट्रेड यूनियन में फीमेल कितनी है भैया, इधर फीमेल है मान लीजिए अपने पास में 300, यहाँ है 3900, तो कंपेयर कर सकते हो, यहाँ 700, यहाँ 100 कंपेयर कर सकते हो, यहाँ 1000, यहाँ 4000 कंपेयर कर सकते हो। तो जो टेक्स्ट था ये इतना सारा, अभी तो ये 2009 का मैंने क्या लिखा है, डेटा लिखा है, किसका लिखा है, 2009 का। ऐसा ही मैं 2010 का भी डेटा बना सकता हूँ। द मेंबर ऑफ वर्कर बिलोंगिंग टू ट्रेड यूनियन इंक्रीज्ड बाय 20% कंपेयर टू 2009, बढ़ गए। ऑफ विच 4200 वर मेल, जिसमें से 4200 मेल्स थे। The number of workers not belonging to trade union was 950, out of which 450 were females। तो ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी है, यानी इतना टेक्स्ट के अंदर जब डेटा है तो काम की जो बातें हैं वो क्या है, ये नंबर्स जो हैं वो सिर्फ काम के है ना। ये जो नंबर्स दिख रहे हैं आपको, ये नंबर जो दिख रहे हैं ये काम के सिर्फ ये नंबर्स हैं आपके, ये नंबर्स काम के हैं, ठीक है ना, ये नंबर्स काम के। इसके अलावा जो फालतू का जो टेक्स्ट दिया हुआ है किसी भी तरह का काम का नहीं, जितना भी टेक्स्ट दिया ना, जितना भी टेक्स्ट दिया है ये काम का नहीं है ना, दिस इज नॉट ऑफ यूज। ये जितना भी आपको लग रहा है कि टेक्स्ट दिया आपको, ये काम का नहीं है भाई, है ना, ये काम का नहीं। टेक्स्ट इज नॉट ऑफ यूज, ओके। जो मेन यूज की चीज है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स, ऑलराइट। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, प्रेजेंटेशन जब करते हैं तो प्रेजेंटेशन में ऐसा कुछ काम करेंगे कि नंबर्स हमारे सामने दिखे। और जब ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो हम लोग डेटा को उसी तरीके से क्लासीफाई करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है ना, कि डेटा कंपेरेबल हो। तो अब यहाँ से कंपेरिजन ईजी हो गया, समझ गए मेरी बात को। चलिए आते हैं और चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है क्लासिफिकेशन का, जब क्लासिफिकेशन करोगे तो ट्रेड यूनियन मेंबर के नीचे ट्रेड यूनियन मेंबर, नॉन ट्रेड यूनियन के नीचे नॉन ट्रेड यूनियन मेंबर, फीमेल कितनी है उसके नीचे फीमेल, मेल कितने हैं उसके नीचे मेल। तो डेटा को इस तरीके से हम लोग बेसिकली जमाएंगे या फिर बताएंगे कि कंपैरिजन इजी हो जाए, ठीक है, और फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए ये पॉसिबल हो जाए। तो ये जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया इसकी हेल्प से आप क्या बना पाओगे, टेबल बना पाओगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं बना पाओगे। फिर हम बात करते हैं, ये क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देता है अननेसेसरी डिटेल को, फालतू की डिटेल को एलिमिनेट कर देता है एंड मेक्स डेटा मोर रीडीली अंडरस्टैंडेबल, और इजीली समझना हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। तो क्लासिफिकेशन जब आप करोगे तो डेटा को नीट, प्रेसाइज और कंडेंस कर देगा। कंडेंस का मतलब होता है छोटा, संक्षिप्त, ओके। कंपैरिजन पॉसिबल हो जाएगा, तो कंपैरिजन इज द मेन थिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कंडेंसेशन हो जाता है। एंड प्रिपेयर करता है डेटा को फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, और एलिमिनेट कर देता है अदर अननेसेसरी डिटेल्स। होपफुली कि ये बात आप लोगों को भी समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, और प्रेजेंटेशन से पहले क्लासिफिकेशन था, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन भी समझ में आ गया, क्लासिफिकेशन प्रीसीड करता है और प्रेजेंटेशन सक्सीड करता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हमारे पास मेन प्रेजेंटेशन से पहले कि जब क्लासिफिकेशन कर ही रहे हैं तो डेटा किन किन बेसिस पे क्लासिफाई हो सकता है, ठीक है। तो एक छोटी सी चीज दे रखी है आपको, पहले उसको देख लेते हैं। तो देखो, डेटा में बी क्लासिफाइड एज, डेटा को किसकी तरह क्लासिफाई कर सकते हैं, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, है ना, या इसको हम लोग बोल देंगे ज्योग्राफिकल डेटा, है ना। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन को हम लोग बोल देंगे, ठीक है ना, ज्योग्राफिकल डेटा, क्या बोल देंगे, ज्योग्राफिकल डेटा। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को बोल देंगे क्रोनोलॉजिकल डेटा, है ना। फिर क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन को बोल देंगे क्वांटिटेटिव डेटा, और क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन को बोल देंगे क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पे डेटा में भी क्लासिफाइड एज बोलो, या फिर आप बोलो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या बोलो, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या बोलो दोस्तों, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ध्यान रखना बेसिस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या है, यानी डेटा जो है आपके पास वो कितनी तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। तो देखो, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आप लोगों को दिख रहा है ना, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आप लोगों को दिख रहा है वो कौन सा है, सबसे जो पहला आप लोग क्लासिफिकेशन देख पा रहे हो, ठीक है ना, ये है बेटा ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। क्या है बेटा, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, यानी जब डेटा को हम एरिया के बेसिस पे क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा हो गया आपके पास क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, जहां पे डेटा टाइम के बेसिस पे क्या होता है, क्लासिफाई होता है ना। यानी जो डेटा हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डेटा को अपन क्लासेस के अंदर बांट रहे हैं, उसका मेन प्रिंसिपल बेसिस जो है वो टाइम है। दूसरा हो गया क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में क्या होता है, डेटा को आप क्लासिफाई करोगे ऑन द बेसिस ऑफ सम मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, ऐसी चीज जिसको आप मेजर कर पाओ, जैसे कि हाइट, जैसे कि वेट, जैसे कि मान लीजिए किसी की लाइक हाइट हो गई, वेट हो गया, किसी की मार्क्स क्या हो गए। तो ऐसा अगर बेसिस है, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। और नेक्स्ट हो गया क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। एक पर्सन मैरिड है या अनमैरिड है, मैरिटल स्टेटस के बेसिस के ऊपर अगर आप डेटा को क्लासिफाई कर रहे हो तो ये हो गया क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखो क्या लिख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, जब आप डेटा को क्लासिफाई करते हो, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ,
आप क्या कर रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया, है ना। जैसे कि मान लो कंट्री वाइज आपने कर लिया, किसकी वाइज कर लिया आपने, कंट्री वाइज कर लिया, ठीक है ना, कंट्री वाइज आपने कर लिया, ठीक है, कंट्री वाइज आप लोगों ने क्या कर लिया, डेटा को क्लासिफाई कर लिया, ठीक है, ठीक है ना, कंट्री वाइज डेटा को आपने क्लासिफाई कर लिया, या फिर मान लीजिए स्टेट वाइज कर लिया, या फिर मान लीजिए सिटी वाइज कर लिया। तो कंट्री, स्टेट, सिटी, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब हैं बेसिकली आपके एरिया। और एरिया के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होता है ना, एरिया के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होता है दैट इज नोन एज स्पाटियल क्लासिफिकेशन। इसको हम स्पाटियल क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, स्पाटियल क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ रॉ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइम पीरियड्स। किसके बेसिस पे आप कर रहे हो, टाइम पीरियड्स के बेसिस पे। किसके बेसिस पे कर रहे हो, टाइम पीरियड्स के बेसिस पे। यहां किसके बेसिस पे कर रहे थे, जियोग्राफिकल एरिया के बेसिस के ऊपर। तो जब टाइम पीरियड के बेसिस पे आप डेटा को क्लासिफाई कर रहे हो तो ये क्या हो गया, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है ना, एक सिंपल सी चीज बना देते हैं। जैसे कि जियोग्राफिकल एरिया की बात करें तो हमने कहा स्टेट, ठीक है ना, स्टेट के बाद में मान लीजिए यहां मैंने लिखा प्रोडक्शन ऑफ वीट, है ना, प्रोडक्शन ऑफ वीट, ठीक है। अब देखो जैसे कि स्टेट हो गया सर राजस्थान, क्या स्टेट हो गया, राजस्थान, ठीक है। फिर हो गया भैया अपने पास में पंजाब, फिर हो गया अपने पास में हरियाणा, ठीक है। इस तरह से स्टेट्स हो गए। अब मैंने कहा प्रोडक्शन ऑफ वीट कितना हुआ, ठीक है ना, मान लीजिए प्रोडक्शन ऑफ वीट हुआ 4,50,000 टन, ठीक है। पंजाब में हुआ सबसे ज्यादा, 5 नदियां जहां मिलती है ऐसा बेसिकली स्टेट, 10,000 टन या 10 लाख टन, है ना। हरियाणा के अंदर हो गया मान लो 6 लाख टन, ओके। तो इस तरीके से अगर डेटा प्रेजेंट कर सकते हो, क्लासिफाई करते हो, तो ये जो बेसिस दिख रहा है राजस्थान पंजाब और हरियाणा, राजस्थान पंजाब और हरियाणा, ये क्या हो गया, स्टेट के बेसिस पे डेटा क्या हो रहा है, क्लासीफाई हो रहा है। तो ऐसे डेटा को हम लोग ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। फिर क्लासिफिकेशन एक हो सकता है जैसे कि मान लो ईयर, है ना, ईयर, और बेसिकली हो गया प्रोडक्शन ऑफ राइस, है ना, चावल का प्रोडक्शन कितना हुआ, ठीक है। तो मान लीजिए ईयर की बात करें 2015, 2016, है ना, फिर 2017, ठीक है, इस तरीके से। तो जब ऐसा प्रोडक्शन अपन कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए 2015 के अंदर हमने 5 लाख टन प्रोडक्शन किया था, 2016 के अंदर हमने 7 लाख टन कर लिया, 2017 में हमने 6,50,000 टन कर लिया, ठीक है। तो ऐसा अगर आप डेटा कर रहे हो तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन का जो तरीका है या क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो क्या है, ईयर, और यहाँ पे क्या था, स्टेट, समझ गए। तो स्टेट वाला जब था या सिटी वाला था या एरिया वाला था तो दैट इज ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, या इसको बोलो स्पाटियल क्लासिफिकेशन, और इसको बोलते हैं भैया टेम्परल। तो ये स्पाटियल हो गया और ये हो गया टेम्परल। तो टेम्परल बोलो या क्रोनोलॉजिकल बोलो, स्पाटियल बोलो या ज्योग्राफिकल बोलो, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन की। तो यहाँ पे जो डेटा है ये किसके बेसिस के ऊपर क्लासिफाई हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी मेजर्ड इन सम क्वांटिटी और नंबर। तो जो चीज मेजर हो सकती है क्वांटिटी में या नंबर में उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, है ना। वेरिएबल जैसे क्या हो गया, हाइट हो गया, वेट हो गया, मार्क्स हो गया, प्रोडक्शन हो गया, इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। तो इनके बेसिस पे जब आप लोग डेटा को करते हो क्लासीफाई, कि मान लो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 10 से लेके 20 के बीच में आए, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 20 से लेके 25 के बीच में। तो मार्क्स जो है ना, वो मार्क्स क्या हो गया, एक तरीके से क्वांटिटेटिव बेसिकली बेस। ऑलराइट, नेक्स्ट हो गया क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डेटा को क्लासिफाई करते हैं किसी नंबर के बेसिस पे नहीं, उसके डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा जो क्लासिफाई होगा वो किसके बेसिस के ऊपर है, ऑन द बेसिस ऑफ सम डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी के बेसिस के ऊपर, या जिसको आप एट्रीब्यूट बोलते हो। क्या बोलते हो, एट्रीब्यूट बोलते हो। जैसे कि लिटरेसी लेवल, कितने लोग लिटरेट है, कितने लोग इलिटरेट है, कलर क्या है, रिलीजन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, ठीक है। जैसे कि भैया हमने कहा मैरिटल स्टेटस, है ना, और नंबर ऑफ
पर्सन। अब मैरिटल स्टेटस में दो ही चीजें निकलती है, ठीक है ना, एक निकलता है भैया मैरिड और एक निकलता है अनमैरिड। तो मैरिड लोग कितने हैं, मान लो 60 हैं, और अनमैरिड लोग कितने हैं, 40 है। टोटल मिला के कितने लोग हैं, 100 लोग हैं। तो ऐसा जो डेटा है इसमें हमने जो क्लासिफिकेशन के किस बेसिस के ऊपर किया, ये मैरिटल स्टेटस इज द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये वेरिएबल है। इज दैट क्लियर टू ईच वन ऑफ यू? उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। सो ये थे क्लासिफिकेशन के बेसिस। अब हम बात करते हैं जो अपना कंटेंट दे रखा है अपना ICAI के मॉड्यूल का कंटेंट है ना। अब ये ICAI के मॉड्यूल का कंटेंट है ना, इसको पढ़ना। ये तो जो मैंने आपको दिखाया ये अपने नोट्स थे, ठीक है। तो ICAI के मॉड्यूल का कंटेंट है, ठीक है दोस्तों, मॉड्यूल का कंटेंट है। ये जो भी दिख रहा है ना आपको, ये ICAI के मॉड्यूल का कंटेंट है, ठीक है। चलिए, तो सबसे जो पहला क्लासिफिकेशन है दोस्तों वो क्रोनोलॉजिकल टेम्परल टाइम सीरीज डेटा, जो भी है आप समझ लीजिए इसको, ठीक है। ये क्रोनोलॉजिकल टेम्परल या फिर टाइम सीरीज डेटा, क्रोनोलॉजिकल बोल दीजिए, टेम्परल बोल दीजिए, या फिर टाइम सीरीज डेटा बोल दीजिए। क्या बोल रहा है, डेटा क्लासिफाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ सक्सेसिव टाइम, है ना, सक्सेसिव टाइम पॉइंट्स। यानी जब आप टाइम पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर डेटा को क्लासीफाई करते हो या फिर टाइम इंटरवल्स के बेसिस पे डेटा को क्लासीफाई करते हो, दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली टाइम सीरीज डेटा। क्या बोलोगे इसको, टाइम सीरीज डेटा। क्या लिखा है, एग्जांपल देख लीजिए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर सीए फाइनल फॉर लास्ट 20 ईयर्स। पिछले 20 सालों में कितने लोग सीए अपीयर हुए, है ना। तो 2000, 2010, 11, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से करके 2020 तक हम लोग लेके आएंगे। मान लो सपोज अभी 2024 चल रहा है, तो 2004 से लेके 2024 तक कितने लोग सीए में अपीयर हुए थे, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट इन योर रीजन इन एंटायर इंडिया, ठीक है ना। तो आपको पता चल जाएगा नंबर्स बढ़े हैं या फिर घटे हैं या फिर वॉलेटिलिटी रही है, ठीक है। तो ये जब बेसिस अगर अपना टाइम आ जाएगा तो ये कैसा बन जाएगा, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हो गया दोस्तों ज्योग्राफिकल और स्पाटियल सीरीज डेटा, है ना, ज्योग्राफिकल या स्पाटियल सीरीज डेटा, ठीक है। कि भैया पिछले मान लो 21 साल 2024 के अंदर जो बच्चे अपना सितंबर में एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है ना, किस किस एरिया से कितने कितने बच्चे अपना एग्जाम देने वाले हैं, या किस किस एरिया से कितने कितने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं। तो एरिया जितने भी इंडिया के अंदर जितने भी एरियाज हैं, हर जो सिटी है, दिल्ली है, बॉम्बे है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, जितने भी स्टेट्स हैं उन सब स्टेट से कितना कितना रजिस्ट्रेशन आया, ठीक है। ये जब डेटा आप लिखोगे तो ये क्या बेसिस बन गया, ये बेसिस बन गया आपका एरिया, ठीक है। सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर सीए फाइनल इन द ईयर 2015 इन अकॉर्डेंस विद डिफरेंट स्टेट्स। तो ये जो स्टेट्स है ना आपका, ये जो स्टेट्स है ना आपका, ये प्रिंसिपल डिटरमिनेंट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 ईयर्स। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। फिर बात करते हैं हम लोग क्वालिटेटिव और ऑर्डिनल डेटा की। किसकी बात करते हैं, क्वालिटेटिव और ऑर्डिनल डेटा की ना। ऑर्डिनल डेटा का मतलब हो गया ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि नंबर्स में मेजर नहीं हो सकता है, ठीक है ना, जो कि नंबर्स में मेजर नहीं हो सकता है। ऑलराइट, तो इसके ऊपर आप हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। चलिए, सो होपफुली दोस्तों मेरे ख्याल से कुछ कैमरे का इशू है, ठीक है ना, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कल करेंगे।